तो बात की हमने oocyte की। अगर आप oocyte को देखते हैं तो oocyte के अंदर सबसे पहले अगर दिखाया जाए तो ये एक स्ट्रक्चर है, एक ये स्ट्रक्चर है इसके अंदर। इसके बाद अगर देखें तो इसके ऊपर एक इस तरीके की ये लेयर मौजूद है, ठीक है। यहां तक अगर देखा जाए तो ये मैंने एक लेयर बनाई है, ये इतनी थिक है लेयर। इसके अगर बाहर देखा जाए तो ये सेल्स हैं। इस तरीके से अगर देखें आप तो ये सेल्स यहाँ लगे हैं। ये हम किसका स्ट्रक्चर बना रहे हैं? oocyte। और oocyte का मतलब यानी ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ये स्ट्रक्चर था या नहीं था? यस सर था। ओके। हाँ, फाइल नजर आ रहा है? नहीं आ रहा है? यस सर। ओके। इन सेल्स की अगर हम बात करें तो ये सेल्स कहलाते हैं कोरोना रेडिएटा। दैट इज अ कोरोना रेडिएटा। क्लियर है बात? कोरोना रेडिएटा का दूसरा नाम अगर देखा जाए तो दैट इज अ फॉलिकुलर सेल्स है ये। दैट इज अ फॉलिकुलर सेल्स हैं। इसके बाद अगर इसकी बात करें ये वाली लेयर की तो दिस इज कॉल्ड एज जोना पेल्यूसिडा। क्या नाम है इसका? दैट इज अ जोना पेल्यूसिडा, ठीक है। और अगर देखा जाए तो यहां पर एक स्पेस नजर आ रही है, ये नजर आ रही है स्पेस। तो इस स्पेस को हम कहते हैं दैट इज अ
perivitelline space. So this is called as perivitelline space. This is called as a perivitelline space है. Perivitelline space के अंदर अगर देखें तो ये मैंने दो स्ट्रक्चर्स दिखाए हैं और इनको हम कहते हैं that is called as polar bodies. क्या कहलाता है ये? That is called as, दिखाई दे रही है? यानी जो पेरिविटिलाइन स्पेस है उसमें क्या मौजूद है? पोलर बॉडीज. दैट इज अ पोलर बॉडीज है. और ये है दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ठीक है, दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसकी बात करें तो दिस इज द साइटोप्लाज्म. ठीक है, और इसकी बात करें तो दिस इज न्यूक्लियस. और न्यूक्लियस के अंदर अगर हम इस स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा दैट इज अ न्यूक्लियोलस. क्या कहलाएगा? दैट इज अ न्यूक्लियोलस. इस साइटोप्लाज्म में अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ ग्रेन्यूल्स मैंने दिखाए हैं और इन ग्रेन्यूल्स को हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स. दैट इज अ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स हैं ये. हाँ जी, तो ये बताइए कि उस साइट के अंदर अगर आप देखें तो उस साइट के अंदर कौन कौन सा स्ट्रक्चर है? सबसे पहले जरा बताइए जल्दी से क्या क्या है. हाँ जी, तो सबसे पहले आप क्या करिए कि यहाँ से आ जाइए. तो सबसे पहले क्या था बेसिकली, चलिए बाहर से आ जाइए. तो सबसे पहले कौन सा बॉडी थी जरा बताइए सबसे पहले? दैट इज अ कोरोना रेडिएटा. क्लियर है? कोरोना रेडिएटा के अंदर कौन से सेल्स थे जरा जल्दी बताइए? ज़ोना पेल्यूसिडा. दैट इज अ लेयर थी. ये तो बेसिकली यहाँ पर सेल्स थे, लेकिन इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर लेयर है दैट इज अ ज़ोना पेल्यूसिडा. ठीक है, दिस इज द ज़ोना पेल्यूसिडा लेयर है. और ज़ोना पेल्यूसिडा के बाद कौन सी लेयर आएगी बताइए क्या है? पेरिविटिलाइन स्पेस. दैट इज अ पेरिविटिलाइन स्पेस है. दैट इज अ पेरिविटिलाइन स्पेस. पेरिविटिलाइन स्पेस के अंदर क्या मौजूद था? पोलर बॉडीज. कितनी पोलर बॉडीज हैं? 2. दैट इज 2 पोलर बॉडीज हैं. कंफर्म है ये बात? इसके बाद बताइए क्या है? पोलर बॉडीज के बाद क्या है? न्यूक्लियस. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद था? दैट इज अ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म के अंदर क्या था? हाँ जी, न्यूक्लियस के अंदर क्या था? न्यूक्लियोलस. दैट इज अ न्यूक्लियोलस. क्या ये बात क्लियर हुई? नहीं हुई? हाँ जी, जल्दी बताइए. यस सर. ओके, चलिए अगर क्लियर हो गई है तो जरा इसको देख लीजिए. आपको मुझे बताते हुए चलना है, जल्दी जल्दी से तेजी से बताइएगा. ठीक है, कि इसको कैसे याद करना है, ये वाली चीज भी यहाँ से क्लियर हो जाएगी. हाँ जी, ये वाला पार्ट क्या था जल्दी बताइए? न्यूक्लियस. ये क्या था? न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस. सही है. और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये कौन सी मेम्ब्रेन थी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और इसके साइटोप्लाज्म था या नहीं था ये साइटोप्लाज्म? यस सर. सही है.
और इस साइटोप्लाज्म के अंदर अगर आप देखें तो साइटोप्लाज्म में क्या मौजूद था, ये फिलहाल ये तो रहा साइटोप्लाज्म। तो दिस इज द साइटोप्लाज्म। और साइटोप्लाज्म में आपने क्या बताया क्या था, दैट इज ऑफ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे। कंफर्म है, यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी, ओके। और अब अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इसके बाहर अगर आप यहां पर देखते हैं तो ये दो स्ट्रक्चर्स मैंने दिखाए हैं, बताइए क्या क्या है ये? पोलर बॉडीज। पोलर बॉडीज। तो दैट इज ऑफ पोलर बॉडीज। कितनी पोलर बॉडीज हैं? टू पोलर बॉडीज हैं, ठीक है भाई। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये एक लेयर मौजूद थी इसके ऊपर, ठीक है, और इसी तरीके से ये मोटी सी लेयर हो गई, ठीक है, ये वाली लेयर हो गई। हाँ, तो ये वाली कौन सी लेयर है बताएं? जोना पैलिसेडा। दैट इज अ जोना पैलिसीडा। क्लियर है? और इसके बाद ये वाला जो स्पेस था, ये स्पेस क्या कहलाता था? तो पेरिविटल स्पेस। पेरिविटिलाइन स्पेस थी, दैट इज अ पेरिविटिलाइन स्पेस। यहाँ पर ये जो सेल्स थे कौन से थे ये वाले? कोरोना रेडिएटा। तो दैट इज अ कोरोना रेडिएटा। यहाँ तक क्लियर है बात या नहीं है? हाँ जी, चलिए, तो अगर ये वाली बात क्लियर हो गई तो जल्दी से इसको देख लेते हैं अब। तो पॉइंटों में आ जाइए सबसे पहले। तो पहला पॉइंट तो मैंने कहा कि मैच्योर ओवम और मैच्योर ओवम और फीमेल गैमीट इज स्फेरिकल। क्लियर? दूसरा पॉइंट आ जाइए। मैंने कहा कि ये यॉल्क फ्री होगा, और जब यॉल्क फ्री होता है तो हम इसको कहते हैं एलैसिथल। हाँ जी, क्या कहलाता है? एलैसिथल। तो ये बताइए कि ह्यूमन का जो गैमीट है, क्या इसमें यॉल्क होगा या नहीं होगा? हाँ जी, नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? एलैसिथल। एलैसिथल। लैसिथल माने क्या होता है? यॉक। लैसिथल का मतलब होता है यॉल्क के, और एलैसिथल का मतलब यॉल्क क्या हो जाएगा? एब्सेंट। तो साइटोप्लाज्म क्या होगा? साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? इज कॉल्ड एज ऊप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज ऊप्लाज्म। क्लियर? उसके बाद अगर देखा जाए तो ऊप्लाज्म के अंदर एक बड़ा सा न्यूक्लियस था, दैट इज अ लार्ज न्यूक्लियस, और नोन एज, उस न्यूक्लियस को आप क्या कहते हैं? तो दैट इज नोन एज अ जर्मिनल वासिकल। तो न्यूक्लियस का क्या नाम है? जर्मिनल वेसिकल। तो दैट इज अ जर्मिनल वासिकल। यहां तक क्लियर है? अब ये बताइए कि न्यूक्लियस के अंदर ये क्या मौजूद था? ये न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियस हैव न्यूक्लियोलस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। तो साइटोप्लाज्म के अंदर छोटे छोटे वासिकल्स होंगे, छोटे छोटे से, और उन वासिकल्स को आप क्या कहते थे? दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स। तो मैंने कहा कि स्मॉल वासिकल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, present in cytoplasm near plasma membrane। क्या ये बात सही है? that is near plasma membrane, known as क्या कहलाएगा बताइए?
That is the granules. cortical granules. That is the cortical granules. यहां तक क्लियर हुआ? बताइए। Yes, उसके sir. बाद साइटोप्लाज्म किससे कवर्ड है? अच्छा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया था या नहीं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो मैंने कहा कि साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय किससे था? दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। हाँ या ना? यस सर। Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए। तो बताइए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद क्या आएगा? Periveteral space. तो दैट इज अ नैरो स्पेस बिटवीन किस किस के बीच में है ये? Zona pellucida और plasma membrane के बीच में। तो दैट इज अ नैरो स्पेस बिटवीन zona pellucida and plasma membrane। क्या कहलाएगा? हाँ जी, क्या कहलाएगा? Previtelline space. Periveteral space। विटिलाइन स्पेस। ठीक है भाई, इसके बाद क्या आएगा बताइए? हाँ जी, पेरिविटिलाइन स्पेस में क्या मौजूद था? बताइए। तो मैंने कहा कि दिस स्पेस हैव टू पोलर बॉडीज। इस स्पेस के अंदर क्या मौजूद होगा? दैट इज आर टू पोलर बॉडीज होंगी या नहीं होंगी? यस सर। Yes, sir. जिस तरफ पोलर बॉडीज होंगी उस तरफ हम कहते हैं एनिमल पोल। उस तरफ क्या कहलाता है? दैट इज नोन एज एनिमल पोल। बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, जिस तरफ दो पोलर बॉडीज होंगी उस जगह को, उस साइड को क्या कहेंगे आप? Animal pole. एनिमल। और उसके अपोजिट जो साइड होगी, अपोजिट साइड, वो कहलाएगी वेस्टिजियल पोल, वो वेजिटल पोल। एंड द अपोजिट साइड is called वेजिटल पोल। तो जिस तरफ पोलर बॉडीज मौजूद हैं उस साइड को क्या कहेंगे आप? Animal pole. और इसके अपोजिट साइड को क्या कहेंगे? Vegetal pole. दैट इज अ वेजिटल पोल। ठीक है, नेक्स्ट आइए। आउटसाइड, दैट इज आउटसाइड द जोना पेल्यूसिडा क्या मौजूद होगा? कोरोना रेडिएटा। दैट इज अ कोरोना रेडिएटा सेल्स आर प्रेजेंट। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आ गई? हाँ जी। यस सर। Yes, sir. ओके, अब मैंने कुछ हाईलाइट करके लिखा है, ये देख लीजिए। मैंने कहा कि ह्यूमन एग लूज इट्स वायबिलिटी in 24 आवर्स। यानी फीमेल का जो एग होगा ह्यूमंस के केस में, उसकी वायबिलिटी कितनी होगी? 24 hours. मैंने कहा कि इट इज रिलीज्ड इन या एज सेकेंडरी oocyte। तो ये किस फॉर्म में रिलीज हो रहा है? दैट इज अ सेकेंडरी oocyte की फॉर्म में रिलीज हो रहा है।
क्लियर है यहाँ तक बात या नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं बेसिकली, यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं अब हम लोग बेसिकली स्पर्म की। ठीक है, स्पर्म के स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो बात कर लेते हैं अब हम लोग दैट इज अ ह्यूमन स्पर्म। तो ह्यूमन स्पर्म की अगर हम बात करें तो मैंने कहा कि इसके अंदर 3 पार्ट्स होते हैं। तो मैंने कहा कि हैव, कितने पार्ट्स हैं इसमें? 3 3 पार्ट्स। parts. पहला है दैट इज अ हेड, दूसरा है मिडिल पीस, और तीसरा है दैट इज टेल। तो ह्यूमन के स्पर्म में कितने पार्ट्स हैं? 3 parts. 3 3 parts. पार्ट्स। कौन कौन से हैं? Head, middle piece, tail. tail. दैट इज हेड है, मिडिल पीस है और टेल है। अब अगर जरा इस स्ट्रक्चर को अगर आप देखें तो मैंने कहा कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये यहां से ये पूरा टेल है, ये दिखाई दे रहा है टेल? नहीं, ये स्ट्रक्चर Yes, अगर sir. देखा जाए तो ये मिडिल पीस नजर आ रहा है या नहीं है? और इसके ऊपर अगर ये पोर्शन देखें तो ये पूरा का पूरा हेड है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर आप देखते हैं तो ये जो टिप है इसको आपने क्या नाम दिया? दैट इज नोन एज एक्रोजोम। क्लियर है? Acrosome. क्या कहलाता है ये? एक्रोजोम। ठीक है, और इसका ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इस पोर्शन को आप कहते हैं दैट इज कॉल्ड एज गिलिया कैपिटिस। इसका क्या नाम है? दैट इज अ गैलिया कैपिटिस। समझ गए? इसके नीचे क्या है? दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और एक्रोजोम, एक्रोजोम की बात करें तो यहां पर इसमें एंजाइम्स मौजूद हैं, दैट इज एंजाइम्स मौजूद हैं। इसके अंदर सारा का सारा अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर मटेरियल है। ठीक है, ये सारा न्यूक्लियर मटेरियल है, यहाँ पर क्रोमोसोम मौजूद है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला, ये स्ट्रक्चर अगर देखें तो इसको हम कहते हैं प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। तो क्या कहलाता है? दिस इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। हाँ जी, और इसकी अगर बात करें तो ये कहलाता है दैट इज कॉल्ड एज अ डिस्टल सेंट्रियोल। क्या कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज डिस्टल सेंट्रियोल। बात समझ रहे हैं? नहीं? और Yes, sir. यहां पर अगर माइटोकॉन्ड्रिया को देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज्ड है, दैट इज स्पाइरल फॉर्म में ये माइटोकॉन्ड्रिया। देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये स्पाइरल फॉर्म में है। दिखाई दे रहा है ये स्पाइरल फॉर्म में या नहीं? Yes, sir. और Yes, sir. अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया के बीच में से अगर आप देखें तो एक बंडल सा नजर आ रहा है, ये वाला ब्लैक वाला दिखाई दे रहा है? नहीं? हाँ जी, Yes, sir. इसको Yes, कहते हैं sir. हम एक्सियल फिलामेंट। क्या कहलाता है ये? दैट इज Axial कॉल्ड filament. एज Axial एक्सियल filament. फिलामेंट। यहां तक क्लियर हुई बात? नहीं हुई? हाँ जी। Yes, sir. Yes. इसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो डिस्टल सेंट्रियोल था
ये डिस्टल सेंट्रियोल इज अ रिंग सेंट्रियोल है। ये क्या है? ये दैट इज रिंग सेंट्रियोल है। दैट इज रिंग सेंट्रियोल। समझ गए? इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसमें भी अगर देखेंगे टेल में तो इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलेगा पूरे में। ठीक है, इसको आप कह देते हैं दिस इज कॉल्ड एज अ थिक फाइबर। इसको कह देते हैं आप थिक फाइबर। ठीक है, इसके बाद अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला समझ रहे हैं, इसको कहते हैं हम दैट इज अ परफोरेटियम। दैट इज अ परफोरेटियम। दैट इज अ परफोरेटोरियम। ये बात समझ गए? दैट इज अ परफोरेटोरियम। ये वाला पार्ट है दैट इज स्पर्म का। दिखाई दे रहा है ये वाला पार्ट? नहीं? Yes, sir. हाँ जी, ओके। तो यहां तक समझ में आ रही है कुछ बात? तो जल्दी जल्दी से जरा बताइए कि पहली बात, इस ह्यूमन स्पर्म को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 3 parts. 3 पार्ट्स में। कौन कौन सा है? Head, एक है middle, हेड, piece, tail. दूसरा है मिडिल पीस और तीसरा है दैट इज टेल। क्लियर है? हेड के अंदर अगर देखा जाए तो ये पोर्शन कौन सा कहलाता है? दैट इज कॉल्ड एज एक्रोसोम। और एक्रोसोम के बिल्कुल आगे जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन दैट इज कॉल्ड एज गैलिया कैपिटिस। ये मेम्ब्रेन है और इस मेम्ब्रेन को आप क्या नाम दे देते हैं? दैट इज कॉल्ड एज गैलिया कैपिटिस। बात समझ गए? एक्रोसोम और न्यूक्लियर मटेरियल के बीच में जो एरिया है, जो पार्ट है, उसको आप क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड एज परफेरोटोरियम। क्या कहलाता है? परफेरोट। यहां तक परफेरोट रोटोरियम। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? दैट इज अ परफोरेटोरियम। यहां तक क्लियर हुआ? इसके बाद अगर देखा जाए तो परफेरोटोरियम के बाद अगर देखें तो न्यूक्लियर मटेरियल है जिसके अंदर क्रोमोसोम भी है। यहां पर अगर देखें तो ये पूरा का पूरा ये मिडिल पीस है। मिडिल पीस में अगर देखा जाए तो ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल था ये नेक रीजन में है। किस पार्ट में है ये? दैट इज अ नेक रीजन के अंदर है। और नेक रीजन के बाद अगर देखा जाए तो बीच में एक्सियल फिलामेंट है और एक्सियल फिलामेंट के ऊपर अगर देख रहे हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया कॉइल किया हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, और कॉइल करने के बाद अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया वाले पोर्शन में अगर आप देखें तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको आप कह देते हैं दैट इज कॉल्ड एज मेंचीट। क्या कहलाता है ये? दैट इज कॉल्ड एज मेंचीट। बात समझ रहे हैं? ये वाला दिस इज कॉल्ड एज मेंचीट। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. इसके बाद ये वाला पोर्शन की बात करें तो ये कौन सा सेंट्रियोल था? दैट इज अ डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल का दूसरा नाम Ring centriole. रिंग सेंट्रियोल है। क्लियर है? और इसके बाद अगर देखा जाए तो टेल के अंदर कौन सा फाइबर मौजूद है? थिक Thick फाइबर। fiber. दैट इज अ थिक फाइबर है। और अगर टेल के आगे भी देखा जाए तो यहां तक निकला हुआ है थिक फाइबर। क्लियर है यहां तक? Yes, sir. ठीक है। सर एक और बार मैनशीट बता दीजिए। मैनशीट का मतलब यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये इस तरीके से ऐसे करके ऐसे करके ये ऐसे करके माइटोकॉन्ड्रिया है। समझ रहे हैं? ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया देखिए जरा, यस सर। दिखाई दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया? तो माइटोकॉन्ड्रिया का ये वाला जो पार्ट है जहां से ये ट्विस्ट हो रहा है, इसको आप कह देते हैं मैनशीट। इसको क्या कह देते हैं आप? दैट इज कॉल्ड एज मैनशीट। बात यहां तक समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? यस सर। ओके, तो हाँ बोलें। सर रिंग सेंट्रियोल से क्या मतलब है? सेंट्रियोल तो गोल होता है। बेसिकली सेंट्रियोल यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर यहाँ वाला जो सेंट्रियोल था वो इस तरीके का था। दिस इज कॉल्ड एज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल अकेला।
लेकिन यहाँ पर ये इस तरीके से लगा हुआ है और ये ऐसे, अगर आप सामने से देखेंगे तो ये आपको ऐसे नजर आएगा। तो ये सेंट्रियोल जब इस तरीके से लगा हुआ नजर आ रहा है तो आपने इसका नाम दे दिया, डेट इज कॉल्ड एज रिंग सेंट्रियोल। समझ रहे हैं, रिंग की फॉर्म में लगा हुआ है। ये वाला रिंग की फॉर्म में नहीं है, ये वाला ये अकेला ही है, खाली ऐसे है ये। बात यहां तक समझ गए? नहीं? सर अच्छा, हेड इज कवर्ड विद अ कैप। हेड किससे कवर्ड है? एक कैप से कवर्ड है, कॉल्ड एज एक्रोसोमिक कैप, called as acrosomic cap or anterior nuclear cap or Gallia capitatis। That is Gallia capitatis। इसका मतलब ये हुआ कि ये आगे से एक कैप से कवर्ड होता है, ये वाले कैप से, और इसका कैप का नाम क्या था? डेट इज अ गैलिया कैपिटाइटिस। बात समझ गए या नहीं? फिर मैंने कहा कि एक्रोसोम की बात करते हैं। ये बेसिकली टिप ऑफ पेनिस है, और टिप ऑफ पेनिस कह रहा हूं, बल्कि टिप ऑफ स्पर्म, टिप ऑफ स्पर्म है। ठीक है, इज अ बैग लाइक, इसके जैसा ही एक्रोसोम, इज अ बैग लाइक filled with lytic enzymes, called sperm lysines। तो फिर मैंने कहा कि anterior part of middle piece have neck। तो एंटीरियर पार्ट ऑफ मिडिल पीस में क्या मौजूद होगा? दैट इज द नेक। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, ठीक sir. है। तो नेक में जरा पता कीजिए, नेक में क्या चीज मौजूद था, जरा बताइए। So proximal centriole. That is proximal centriole। neck is narrow, contain proximal centriole। क्या मौजूद होगा? दैट इज अ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होगा। ठीक है, एन एक्सियल फिलामेंट एक्सियल फिलामेंट पता है ना, ये बीच में से जो बंडल निकल के आ रहा है, ये वाला, दिस इज कॉल्ड एज sir. एक्सियल फिलामेंट। Yes. ठीक है, बिगिन just behind this centriole। इस सेंट्रियोल के जस्ट आगे ही ये स्टार्ट हो जाएगा एक्सियल फिलामेंट। ठीक है, एक्सियल फिलामेंट प्रेजेंट इन मिडिल पीस। तो एक्सियल फिलामेंट किस में मौजूद होगा? दैट इज अ मिडिल पीस में। middle piece, एंड एक्सटेंड इन टेल। तो ये एक्सियल फिलामेंट अगर देखा जाए तो ये एक्सटेंड करता हुआ
ये एक्सटेंड करता हुआ चला आया है, दिस इज कॉल्ड एज एक्सियल फिलामेंट। यहां तक समझते हैं? Yes, sir. Yes, sir. ओके। At the junction of middle piece and tail, a ring centriole is present. क्या मौजूद होगा? That is called as a ring centriole is present. यहां तक समझते हैं? Yes, sir. Yes, sir. और रिंग सेंट्रियोल का यानी अगर दूसरा नाम देखा जाए तो यहां पर मैंने कहा कि ये रिंग सेंट्रियोल है। रिंग सेंट्रियोल का ही दूसरा नाम है जेनसन्स रिंग, दैट इज अ जेनसन्स रिंग भी कहते हैं इसी रिंग सेंट्रियोल को, ठीक है। और ये एक तरीके का एन्युलस स्ट्रक्चर है। एन्युलस का मतलब है सेगमेंट की तरह। एनालिडा जानते हैं, वहां पर इस तरीके का सेगमेंट जैसे नजर आते थे एनिमल्स, तो इस तरीके का एन्युलस जैसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। और वो एनुलस जैसा स्ट्रक्चर इज अ रिंग सेंट्रियोल। कौन सा सेंट्रियोल है वो? दैट इज कॉल्ड एज अ रिंग सेंट्रियोल। फिर मैंने कहा कि एक्सियल फिलामेंट in middle piece यानी axial filament in middle piece is surrounded by spiral sheath, made up of mitochondria. मेड अप ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। देखा है ना आपने मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया कैसा था? स्पाइरल शीट के जैसा था या नहीं था? और उस स्पाइरल शीट का नाम है दैट इज अ निबेनकेन शीट। निबेनकेन शीट, इसको आप क्या कहते हैं? दैट इज अ निबेनकेन शीट। NEBENKEN, निबेनकेन शीट। समझ गए? न्यूक्लियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ स्पर्म कह लें या स्पर्मेटोजोआ कह लें, दैट इज स्पर्म और स्पर्मेटोजोआ कंटेन क्रोमोसोम्स। इसके अंदर क्या मौजूद होगा? दैट इज द क्रोमोसोम्स, ठीक है। मोस्टली डीएनए इन कंडेंस्ड फॉर्म, यहां पर कंडेंस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। यहां तक कंप्लीट हो गया? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आइए दैट इज द मिडिल पीस पर। मिडिल पीस तो जानते ही थे ना? इसका एक और नाम है दैट इज द एनर्जी चैम्बर। क्या नाम है? एनर्जी चैम्बर। मिडिल पीस में मेनली क्या प्रेजेंट था जरा बताइए? माइटोकॉन्ड्रिया। कैसा था वो? Spiral shape. स्पाइरल शेप्स। तो सराउंडेड बाय स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया। क्या ये बात सही है? और इस स्पाइरली अरेंज माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते थे आप? दैट इज अ निबेनकेन शीट। हाँ या ना?
Yes, sir. उसके बाद मैंने कहा कि द एंटायर स्पर्म is covered with प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या ये बात सही है? Yes, sir. ओके। फिर मैंने कहा कि थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म, that is a thin layer of cytoplasm, is found in मिडिल पीस। मिडिल पीस में अगर देखा जाए तो बहुत ही एक जगह पे बहुत थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, which is known as मैनचीट। याद है? हाँ जी, मैनचीट याद था या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज रिंग सेंट्रियोल पर। रिंग सेंट्रियोल की बात करें तो ये अननोन फंक्शन है इसका। कैसा फंक्शन है? दैट इज एन अननोन फंक्शन है। और ये कहां पर प्रेजेंट था? प्रेजेंट इन मिडिल पीस और टेल की जंक्शन पे। तो हाँ, तो आप कह सकते हैं कि डिस्टल पार्ट ऑफ मिडिल पीस। डिस्टल, डिस्टल माने क्या था? सर दूर। दूर, दैट इज मिडिल पीस। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, दैट इज अ टेल पर। हाँ सर एक्चुअली हमारा भी केमिस्ट्री का क्लास है, तो सर वो ज्वाइन करना था। ओके, एक मिनट रुक जाइए। ओके तो सर। मैंने कहा कि टेल की बात कर लें तो दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म है, दैट इज लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ स्पर्म है। और स्पर्म किसकी मदद से मूव कर रहा है? तो स्पर्म मूव्स बाय द हेल्प ऑफ टेल। तो स्पर्म किसकी मदद से मूव कर रहा है? बाय द हेल्प ऑफ टेल। टेल। ठीक है। और अगर देखा जाए, चलिए बस करिए यहीं पर, यहां तक कंप्लीट हो गया आप लोगों का। तो नेक्स्ट आइए, दैट इज एन oogenesis पर। दैट इज oogenesis। oogenesis किसको कहते थे? दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, किस चीज का फॉर्मेशन? दैट इज एन एग का फॉर्मेशन। क्लियर है ये बात? एग का मतलब दैट इज एन ओवा। हाँ जी। तो इसमें अगर दिखाया जाए तो दैट इज अ प्राइमोडियल, दैट इज अ प्राइमोडियल सेल्स या प्राइमोडियल जर्म सेल करिए। तो अगर देखा जाए तो प्राइमोडियल जर्म सेल होगा। और इसके अंदर अगर आप देखते हैं प्राइमोडियल जर्म सेल में, तो माइटोसिस हुआ। क्या हुआ? दैट इज माइटोसिस। और माइटोसिस होने से बन गया दैट इज एन oogonia। क्या बन गया? दैट इज एन oogonia। और oogonia का मतलब हुआ दैट इज अ एग फॉर्मिंग सेल है। ये कौन सा सेल है? ये दैट इज एन एग फॉर्मिंग सेल है। बात यहां तक समझ में आ रही है? बात नहीं आ रही है? इसके बाद यस सर। अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि इसने बनाया oogonia के अंदर, अगर देखें तो बनाया इसने दैट इज अ प्राइमरी oocyte। क्या बनाया? दैट इज अ प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte की अगर बात करें तो इसके अंदर कंडीशन थी दैट इज अ 44+XX। तो प्राइमरी oocyte के अंदर देख रहे हैं आप कितने क्रोमोसोम्स हैं? दैट इज अ, हाँ जी, कितने हैं? 46 क्रोमोसोम्स। अब प्राइमरी oocyte अंडरगोज मियोसिस। तो प्राइमरी oocyte किसमें गया? मियोसिस में। आप समझते हैं? और मियोसिस में भी मियोसिस फर्स्ट में गया। और फिर जो लाइन मैंने लिखी है बहुत इंपॉर्टेंट है,
तो मैंने कहा कि दिस सेल अरेस्ट इन प्रोफेज, किसमें अरेस्ट हो गया है? प्रोफेज स्टेज आफ्टर बर्थ। तो बर्थ के बाद में अगर आप देखें तो सेल किसमें अरेस्ट हो गया है? किसमें? दैट इज अ प्रोफेज स्टेज के अंदर अरेस्ट हो गया है आफ्टर बर्थ। क्लियर है या नहीं? और उसके बाद जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, यानी प्यूबर्टी के टाइम पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुई, तो यहां पर अगर देखा जाए तो मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हुआ है। क्या हुआ है? दैट इज अ मैचुरेशन ऑफ ग्राफियन फॉलिकल हो गया। और जब ग्राफियन फॉलिकल हो गया तो इसका मतलब अब जो है आप देखें तो मियोसिस फर्दर बढ़ा, तो मियोसिस फर्स्ट जो है यहां पर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि मियोसिस फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बात समझ गए? और जैसे मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो यहां पर आप देखेंगे कि दो चीजें बनेंगी। एक बन जाएगा सेकेंडरी oocyte, क्या बन जाएगा? दैट इज अ सेकेंडरी oocyte। और दूसरा बन जाएगा दैट इज अ फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या बन जाएगा? दैट इज अ फर्स्ट पोलर बॉडी। क्या यहां तक बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? यस सर। तो देख लीजिए कि मियोसिस फर्स्ट यहां पर कंप्लीटेड हो गया, दैट इज कंप्लीट हो गया। और जब ये कंप्लीट हुआ तो ऑब्वियस बात है कि यहां पर अगर देखा जाए तो 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम रह गए, और इस बॉडी में भी कितने रह गए? दैट इज 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम। क्या ये बात सही है? इसके बाद Yes, इसका फ्यूचर को देख लेते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होगा। तो मैंने कहा कि मे फॉर्म टू डॉटर पोलर न्यूक्लियाई या पोलर बॉडीज कह लें। तो ये क्या फॉर्म कर देगा? यानी मियोसिस सेकंड जब इसमें होगा तो ये क्या फॉर्म कर देगा? बताइए। ये दो पोलर बॉडीज और फॉर्म कर देगा या नहीं कर देगा? बताइए डिवाइड करने yes पर। sir. ठीक है। और मे डिजनरेट, या फिर ये क्या हो जाएगा? दैट इज डिजनरेट हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद अगर सेकेंडरी oocyte की बात करें तो इसके अंदर ये किस में जाएगा? दैट इज मियोसिस सेकंड में जाएगा। और जब ये मियोसिस सेकंड में जाएगा तो इसका मतलब अब ओव्यूलेशन होगा। क्या होगा? दैट इज एन ओव्यूलेशन होगा या नहीं? और जब ओव्यूलेशन होगा ओव्यूलेशन होने के बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये डिजनरेट हो जाएगा। तो ये डिजनरेट की जो बात आ रही है ये आ रही है कॉर्पस ल्यूटियम की। किसकी? दैट इज कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट कर जाएगा। और जो ओवा रिलीज हुआ है, दैट इज एन ओवा जो रिलीज हुआ है, ये फर्टिलाइज कर जाएगा। क्या कर जाएगा? दैट इज फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। यहां पर तो ऐसा करते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन हो गया। यहां पर फर्टिलाइजेशन हो गया। तो जैसे फर्टिलाइजेशन होगा तो आप देखेंगे कि सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो मैंने कहा कि सेकंड मियोटिक डिवीजन कंप्लीट। तो सेकंड मियोटिक डिवीजन जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो इसका मतलब यहां पर आप देखेंगे कि ये तैयार हो गया, दैट इज एन ओवम। ठीक है। और एक ओवम तैयार हुआ और एक सेकंड पोलर बॉडी तैयार हो गई, दैट इज सेकंड पोलर बॉडी तैयार हो गई। और अगर सेकंड पोलर बॉडी तैयार हो गई तो इसके अंदर 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे, और ओवा में देखें तो दैट इज 22 प्लस एक्स क्रोमोसोम होंगे। क्या यहां तक बातें समझ में आई ये वाली? नहीं आई? जरा एक बार जल्दी से देखिए।
हो गया, रह गया? यस सर। चलिए, तो आज फिर यहीं तक रखते हैं।